हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग आपके साथ डिफेंस और सिक्योरिटी से संबंधित करंट अफेयर्स जून से लेकर के जनवरी तक के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और साथ में आपको गाइडेंस भी देते हैं। तो अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो दिए गए 2 नंबर्स में से किसी पे भी कॉल करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है पेगासस स्पाईवेयर। क्या है ये अभी फ़िलहाल में एक स्पाईवेयर आया था जो कि व्हाट्सएप के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा था और ये आपके पूरे मोबाइल को ट्रैक कर पा रहा था। भले ही आप किसी को मैसेज भेज रहे हो या फिर कॉल कर रहे हैं या फिर कोई भी पासवर्ड उसमें आपने लगा रखा है या फिर आपकी लोकेशन क्या है, तो ये सभी चीज़ें, इनफैक्ट माइक्रोफोन और वीडियो कैमरा भी, ये स्पाईवेयर जो था वो आपके मोबाइल का ट्रैक कर रहा था। हो क्या रहा था, देखिए, जनरली किसी भी अननोन नंबर से आपके पास व्हाट्सएप कॉल आता था। अब व्हाट्सएप कॉल अगर आपने उठाया या ना उठाया इसकी तो बात ही नहीं है। अगर वो कॉल आपके पास आ गया, यानी ये जो स्पाईवेयर है ये आपके मोबाइल में फिट कर दिया गया है। अब आपके मोबाइल पे जो भी एक्टिविटी आप करेंगे, ध्यान रहे, जो भी एक्टिविटी, भले ही आप मैसेज कर रहे हो, मैसेज पढ़ रहे हो, कॉल कर रहे हो, माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे हो, फोटोज़ खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो, सारी चीज़ें ट्रैक की जा रही थी और जहाँ से भी ये स्पाईवेयर आया था उस ऑर्गेनाइजेशन के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच रही थी। उसके अलावा एक और मोड था इसके ट्रांसमिशन का, वही आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आ रहा था। अगर आपने इस लिंक को टच किया तो उसके साथ ही कोई एक नया पेज खुलता और तुरंत के तुरंत आपके मोबाइल में ये स्पाईवेयर आ जाता था। इसका नाम ही है, देखिए, स्पाईवेयर, यानी ये स्पाई करने के लिए ही बना है। स्पाई यानी जासूसी करने के लिए बना है। ऐसा माना जा रहा है जो पेगासस स्पाईवेयर है ये डेवलप किया गया है इजराइल द्वारा। उसकी एक साइबर आर्म्स की फर्म है जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप, उसने उसको डेवलप किया है। ये भले ही आपके पास आईफोन हो उस पर भी इंस्टॉल हो सकता है और एंड्रॉयड और बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो सबसे ज़्यादा इजीली इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब क्या क्या करता है मैंने आपको बता दिया। हालांकि एप्पल ने बाद में अपना एक नया सॉफ्टवेयर का वर्जन रिलीज़ किया था जो कि स्पाईवेयर से लड़ सकता है और उसको आपके मोबाइल में आने नहीं देगा। इसको कहा जा रहा था कि सबसे सोफिस्टिकेटेड स्मार्टफोन अटैक है आज तक का। और व्हाट्सएप के अलावा और भी अगर आपके पास कोई ऐसे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है, जैसे टेलीग्राम या फिर और भी कोई भी ऐसे एप्लीकेशन है जो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं, उन सभी एप्लीकेशन से ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके फ़ोन में आ सकता था। और जो है आपके फ़ोन में ये सिर्फ 5% से भी कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो इसीलिए फ़ोन पे ज़्यादा कोई असर भी नहीं पड़ता। आपको पता ही नहीं पड़ेगा आपके मोबाइल में इस तरीके कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड है। वो लेकिन आपके पूरे मोबाइल के साथ चुपचाप स्पाइंग करता रहेगा, मोबाइल पे जासूसी करता रहेगा और कहीं और आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता रहेगा। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग धर्म गार्जियन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, एनुअली कंडक्ट होती है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले, बायलैटरल एक्सरसाइज है तो किस किस के बीच में है, ये है इंडिया और जापान के बीच में। उसके अलावा किसकी है, नेवी की है, एयरफोर्स की है, तो आपको ध्यान रखना है ये आर्मी की एक्सरसाइज है। यहाँ लिखा है मिलिट्री एक्सरसाइज है। और कब ये कंडक्ट की जाती है तो आपको याद रखना है एनुअली इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। अभी इसका 2nd एडिशन कंडक्ट किया गया था मिज़ोरम में, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। मेन इसका फोकस क्या है, जो भी हमारे सोल्जर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए और उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट पहुंचाए जाएं, जिससे कि जो इंसर्जेंसी बढ़ रही है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, तो इन सब से टैकल किया जा सके और आतंकवाद को ख़त्म किया जा सके, स्पेशली माउंटेनियस एरियाज़ में। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहाड़ी इलाकों में जो ये आतंकवादी समूह है या फिर जो भी एक्सट्रीमिस्ट इंसर्जेंट्स होते हैं तो वो आराम से कहीं छुप जाते हैं और छुपने के बाद वो रात को या ऐसे समय जब कोई नहीं जाग रहा होता या जब कोई नहीं होता उस समय वार करते हैं। तो इसीलिए जो माउंटेनियस एरिया होता है ये इनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इनके हिसाब से परफेक्ट रहता है। लेकिन हमारे सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत रफ टेरेन होता है वहाँ पे, बहुत ही हार्श कंडीशंस होती है और उनमें भी उनको ऐसी गतिविधियों से देश की सुरक्षा करनी होती है। तो इसीलिए हम लोग ये एक्सरसाइज करा रहे हैं जिससे कि उनको ट्रेन किया जा सके, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट दिए जा सके, जिसके तहत वो देश की सुरक्षा और बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
इस एक्सरसाइज में लेक्चर्स भी लिए गए, ड्रिल्स कंडक्ट की गई, जिससे कि काउंटर इंसर्जेंसी के ऊपर हम प्रैक्टिकल अप्रोच अपना पाएँ। उसके अलावा काउंटर टेररिज्म मेजर्स भी कंडक्ट किए गए। तो यानी एप्लीकेटिव पार्ट भी किया गया और थियोरिटिकल पार्ट भी किया गया। इसका आयोजन 2018 में शुरू किया गया था और लास्ट वाला जो अभी हुआ है सबसे रिसेंट, वो मिज़ोरम में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग लोन वुल्फ अटैक के बारे में समझेंगे। लोन वुल्फ अटैक के संभावित खतरे को देखते हुए अभी अभी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक हाई अलर्ट जारी किया है। अब दो चीज़ें समझनी है आपको। लोन वुल्फ क्या होता है, वो किस प्रकार से हमारे देश में अटैक कर सकता है। अब लोन वुल्फ क्या है? देखिए, लोन वुल्फ एक ऐसा टेररिस्ट है जो दूसरे देश में अटैक्स को कैरी आउट करता है, अटैक्स को अंजाम देता है, भले ही उसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ऐसे आतंकवादी को जो अकेले ऑपरेट करता है, आप कहते हैं लोन वुल्फ। और ऐसे ही लोन वुल्फ का संभावित खतरा था भारत में आने का और कोई उसके तरीके के कार्य को अंजाम देने का। इसी के तहत हाई अलर्ट इशू किया गया था भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा। हमारा जो गृह मंत्रालय है उसने हथियारों की खरीद के मामले में हमारे देश में मौजूद कुछ आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों के साथ बातचीत करते हुए नोट किया था। तो इसी वजह से इस बात की संभावना थी कि शायद कोई अटैक कैरी आउट किया जा सके इंडिया में। और ये सब ज़्यादा चांसेस क्यों थे? क्योंकि अभी फ़िलहाल में आर्टिकल 370 या फिर अनुच्छेद 370 को हटाया गया है। तो उसकी वजह से सभी आतंकवादी संगठन जो है वो भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग दुस्तलिक अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है किस किस के बीच में। तो ये उज़्बेकिस्तान और भारत के बीच में ये एक्सरसाइज है। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन बन गया, उज़्बेकिस्तान और भारत के बीच में। उसके अलावा किस प्रकार की एक्सरसाइज है? आर्मी से संबंधित है, नेवी से संबंधित है या एयर फोर्स से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें फोकस इस बार रखा गया है काउंटर टेररिज्म पे, यानी आतंकवाद को ख़त्म करने के ऊपर। कहाँ पे कंटिन्यू की गई? तो आपको याद रखना है ताशकंद में कंटिन्यू की गई, जो कि उज़्बेकिस्तान में है। दोनों ही कंट्री की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे के साथ साझा करेंगी, जिससे कि आतंकवाद को हम एक मुंह तोड़ जवाब दे सकें। उसके अलावा भारत और उज़्बेकिस्तान ने साथ मिलकर एक MOU भी साइन किया है, जहाँ पे हम लोग दोनों देश कोऑपरेट करने वाले हैं मिलिट्री मेडिसिन के फील्ड में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सवाल इस तरीके का पूछा जाए कि मिलिट्री मेडिसिन के संदर्भ में भारत ने कौन सी कंट्री के साथ कोऑपरेशन किया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज तक सबसे पहली एक्सरसाइज थी ये वाली। तो अगर आपसे पूछे इससे पहले भी एक्सरसाइज हुई है, तो ऐसा नहीं हुआ है। ये अभी तक की सबसे पहली एक्सरसाइज है जब भारत और उज़्बेकिस्तान साथ आए हैं अपनी मिलिट्री को बेस्ट प्रैक्टिसेस देने के लिए, अपने मिलिट्री में और ज़्यादा मजबूती लाने के लिए उन्होंने एक्सरसाइज की है। फोकस किया गया है कि कैसे हम आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक पे। हम लोग धनुष के बारे में पढ़ेंगे, जिसको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा रहा है। आर्मी ने इस तरीके की धनुष आर्टिलरी गन्स को इंडक्ट करना शुरू किया है और पहला रेजिमेंट 2020 मार्च तक आ जाएगा। टोटल 114 धनुष को लाने की बात की गई है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2022 तक आ जाएंगी सारी। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग एक स्वीडिश गन बोफोर्स नामक इस्तेमाल करते थे। वो इंपोर्ट की जा रही थी स्वीडन से और 1980 से ये हमारी प्रथा चल रही थी। उसी का हमने एक खुद अपने आप अपग्रेडेड वर्जन निकाला है, इसीलिए इंडिजिनियसली अपग्रेडेड वर्जन है। उसको हमने कहा है धनुष। उसको धीरे धीरे हम लोग आर्मी में इंडक्ट कर रहे हैं। 2022 तक हमको 114 ऐसी गन्स इंडक्ट करनी है। और किसने सौंपी है ये आर्मी को? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी आयुध निर्माणी बोर्ड इस स्वदेशी तकनीक को इंडियन आर्म फोर्स में इंडक्ट कर रहा है। और कहाँ पे सौंपी गई हैं ये पहले जो कुछ गन्स हैं? तो ये जबलपुर में गन कैरेज फैक्ट्री में ये बंदूकें आर्मी को सौंपी गई हैं। जैसे ही इस प्रकार की गन भारत की आर्म्ड फोर्सेज में शामिल होगी, भारत की निर्भरता बाकी देशों पे आर्टिलरी गन्स के लिए समाप्त हो जाएगी। यानी अब हमको इंपोर्ट पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हम खुद की इंडिजिनस गन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आप यहाँ पे चित्र देख पा रहे हैं, ये है धनुष गन जो हमने प्रोड्यूस की है। 155 mm 45 कैलिबर की एक आर्टिलरी गन है ये, जो 36 किलोमीटर के रेंज के साथ आती है। और अगर उसके साथ स्पेशलाइज्ड एम्यूनिशन लगाएंगे आप, तो वो 38 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकती है।
2019 तक ये उम्मीद है कि इस प्रकार की तोप का या फिर गन का स्वदेशीकरण 91% तक हो जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। कितने mm की है? जनरली 36 किलोमीटर तक चलती है, लेकिन अगर उसमें कुछ विशेष प्रकार के आप एम्यूनेशन लगा दें तो 38 किलोमीटर तक भी वो चलती है। उसके अलावा इसमें नेविगेशन सिस्टम मौजूद है, GPS मौजूद है। ये गन जो है ये रिकॉर्डिंग और ऑटो लेइंग में भी सक्षम है। इसमें कैमरा है, थर्मल इमेजिंग है और उसके अलावा लेज़र रेंज फाइंडर भी है। तो ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटीज़ हैं। हालांकि इनको इतना याद नहीं रखना, आपको ये वाला पैराग्राफ याद लेकिन ज़रूर रखना है। अभी फ़िलहाल में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। दिल्ली में इसको कंडक्ट किया गया था। इसमें जो फोकस था वो है अर्बन अर्थक्वेक एंड रेस्क्यू। जो शहरी भूकंप आते हैं, कैसे उनसे हम बचाव कर सकते हैं, इसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज थी। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया इसके इनॉग्रल सेशन में, यानी ये पहली अभी तक की ऐसी एक्सरसाइज थी। और इस हिसाब से 2019 इसका स्टार्टिंग ईयर हो गया। अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप ध्यान रखें। करीब 4 दिन तक ये एक्सरसाइज चली थी। उसके अंतर्गत हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में समझा, अर्थक्वेक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को समझा और उससे निपटने का अभ्यास भी यहाँ पे संयुक्त रूप से हम कैसे कर सकते हैं इस बारे में चर्चा की थी। ये पूरा फोकस अर्थक्वेक के चारों तरफ इसीलिए घूम रहा था क्योंकि वर्ष 2017 में किर्गिस्तान में एक इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई थी और उससे मची तबाही को देखते हुए ये बात का फैसला हो गया था कि हमको कुछ सीरियस मेजर्स की ज़रूरत है जो कि इस प्रकार के डिज़ास्टर्स से हमको बचा सके। वर्ष 2017 में जब शंघाई सहयोग संगठन का 19वां सत्र चल रहा था तो उस सम्मेलन में भारत ने ये प्रस्ताव रखा था कि भाई अगले बार से यानी 2019 वाले राउंड से हमको एक इस तरीके की जॉइंट एक्सरसाइज करनी चाहिए जहाँ पे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे फोकस करें। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि भारत का SCO में एंट्री भी 2017 में ही हुई थी। आपको एक चीज़ यहाँ मुझे बतानी होगी कि वो कौन सा सेशन था जहाँ पे भारत की एंट्री हुई थी संघाई सहयोग संगठन में। मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया है, तो उस चीज़ को अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके प्लीज़ मुझे बताएं। ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे चाइना और रशिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी यहाँ पे एडमिट कर लिया गया था। आपको बताना है 2017 में कहाँ पे वो सेशन कंडक्ट हुआ था। उस सेशन को क्या कहा जाता है जब भारत और पाकिस्तान इसके फुल मेंबर के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिए गए थे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक रैट्स करके परमानेंट ऑर्गन है SCO का, उसको हम कहते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो क्या करता है जो भी इसके सदस्य हैं उन सभी मेंबर कंट्रीज़ को आपस में कोऑपरेट करवाता है कि हम आतंकवाद से लड़ सकें। बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ें देखी गई हैं, एक तो टेररिज्म है, दूसरा सेपरेटिज्म है, तीसरा एक्सट्रीमिज्म। और जो रैट्स है इसका हेडक्वार्टर्स है ताशकंद में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है, तो इन कुछ चीज़ों को आप याद रखें। फिर हम चलते हैं यहाँ पे अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। समुद्र शक्ति नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्सरसाइज जो है वो समथिंग सी से रिलेटेड है, तो इस वजह से यहाँ पे नेवी जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। देखिए नेवल एक्सरसाइज है ये। अब कौन कौन सी नेवी पार्टिसिपेट करेगी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें IND-2 यानी इंडिया और इंडोनेशिया दोनों की नेवीज यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं। इसका अभी हमने दूसरा एडिशन कंडक्ट किया है और इसका एम रखा गया है किस तरीके से हम दोनों ही देशों के बीच में रिश्तों को और मजबूती प्रदान कर सकें, मैरीटाइम में कैसे हम बेहतर कोऑपरेशन ला सकें, कैसे इंटर ऑपरेटिबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और कैसे हम लोग जो भी एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको आपस में एक्सचेंज कर सकें। तो ये कुछ इसके एम्स रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है यहाँ पे इंडोनेशिया और भारत की जो पार्टनरशिप है उसको ऊपर उठा दिया गया था, यानी उसका दर्जा बढ़ा दिया गया था और अब वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर रिकॉग्नाइज होगी। ये 2018 में लिया गया एक कदम है और ये जो समुद्र शक्ति है ये भी 12 नवंबर 2018 को पहली बार कंडक्ट हुई थी दोनों ही देशों के बीच में। तो 2019 वाला हुआ इसका सेकेंड एडिशन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नैट ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी फ़िलहाल में ऐसा हुआ है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय को कि सोशल मीडिया अकाउंट जो होते हैं लोगों के उनको जोड़ दिया जाए एक सेंट्रल डेटाबेस के साथ। तो इस प्रस्ताव की वजह से ही ये चीज़ न्यूज़ में आ रही है। ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि माना जा रहा है ऑपरेशनल होगा 31 दिसंबर 2020 तक। है क्या
ये एक ग्रिड है, यानी एक इस तरीके का कोई डेटाबेस है जहाँ पे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन रखी हुई है 20 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस की। वो फील्ड है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टेलीकॉम फील्ड की हो सकती हैं, टैक्स रिकॉर्ड से संबंधित हो सकती हैं, बैंक हो सकते हैं, इमिग्रेशन से संबंधित हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख पा रहे हैं तो अगर कल को किसी भी बॉडी को, समझ लीजिए सीबीआई कोई केस में इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको किसी व्यक्ति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस डेटाबेस से वो तुरंत यहाँ से रिट्रीव कर सकती है। और इसी को देखते हुए कम से कम 10 सेंट्रल एजेंसी जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और सीबीआई, इस तरीके की जो एजेंसीज हैं उनको एक्सेस दिया गया है कि भाई आप जब भी चाहें इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आतंकवाद के खिलाफ आपको इसके थ्रू लड़ना है। इस प्रोजेक्ट को हमने 2009 में स्टार्ट किया था जब मुंबई में आतंकवादी हमले हुए थे 26/11 वाले, और उस समय इसका बजट रखा गया था 2800 करोड़ रुपए। तो क्योंकि ये शुरू ही हुआ था आतंकवादी हमले के बाद, तो इसका बेसिक पर्पज़ यही था कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी करें, कल को इन्वेस्टिगेट करना हो किसी भी मामले पे, किसी भी इस तरीके के आतंकवाद से संबंधित कार्य के बारे में, तो फिर आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नैट ग्रिड का एक डेटा रिकवरी सेंटर भी कंस्ट्रक्ट किया गया है बैंगलोर में, और उसका ऑफिस जो है वो साउथ दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। जो नैट ग्रिड है इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये एग्जेम्प्टेड बॉडी है अंडर सबसेक्शन 2 सेक्शन 24। अब यहाँ पे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स को लिंक किया जा रहा है इस नेशनल डेटा ग्रिड से, जो हमारे पास ऑनलाइन डेटाबेस है, इससे कनेक्ट किया जा रहा है, तो उसके तहत हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ पाएगी हर एक व्यक्ति की, और एक बड़ा होलसम डेटाबेस तैयार हो पाएगा, जिससे कि कल को अगर कोई भी टेरर से रिलेटेड केस हो जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा हो, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बोडोलैंड के बारे में। तो इस टॉपिक में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। अगर हिस्ट्री हम समझ लेंगे तो ये न्यूज़ समझने में हमको बहुत आसानी होगी। देखिए, बोडोलैंड से पहले समझते हैं जो वहाँ पे एक कम्युनिटी निवास करती है जिसको बोलते हैं बोडो कम्युनिटी। ये वहाँ का एथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप है। ये लोग तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज स्पीक करते हैं। उसके अलावा कहाँ पे ये लोग निवास करते हैं तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली या फिर असम वैली में निवास करते हैं। अब मैंने आपको जो ये लैंग्वेज बताई ये है बड़ा ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। इसके अंदर भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो अगर सिर्फ इसके अंदर स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करें तो ये लोग बोडो भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये लोग बैथोइज्म में भरोसा रखते हैं। इस प्रथा में हम लोग अपने पूर्वजों को पूजते हैं, तो यानी पूर्वजों की वर्शिप यहाँ पे की जाती है इस प्रथा के तहत। तो ये है पूरी बोडो कम्युनिटी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे विवाद क्यों चल रहे हैं। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ों ने देखा कि ये जो एरिया है इसमें इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जूस है, बहुत पोटेंशियल है इसमें इकोनॉमिकली, तो इसको हम लोग आर्थिक तौर पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी एरिया को आर्थिक तौर पे एक्सप्लॉइट करना है, वहाँ से सारा पैसा निकालना है, पैसा बनाना है, तो वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल यही किया, क्योंकि वो निर्दयी थे, तो उन्होंने वहाँ पे निवास कर रही बोडो कम्युनिटी को वहाँ से भगा दिया। तो वहाँ से ये कथा शुरू हो गई थी जब इनको नेग्लेक्ट करने की कोशिशों ने इनके मन में एक दुर्भावना ला दी। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद आसाम सरकार ने भी बहुत सारे इस ऐसे बोडो कम्युनिटी के लोग थे जिन पे ध्यान नहीं दिया। इसके तहत उनकी ये भावना और ज़्यादा मजबूत हो गई। जैसे ही इनकी भावना और ज़्यादा मजबूत हुई, इनको लगा कि हर व्यक्ति हमको नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो इन्होंने खुद की एक सेपरेट बोडो स्टेट का डिमांड करना शुरू कर दिया। यानी हमको एक अलग राज्य चाहिए पूरा, जिसमें सिर्फ हम बोडो कम्युनिटी ही निवास करेंगे। लेकिन जो इस तरीके के ये जो बीज बोए गए थे, ये शुरुआत में ब्रिटिशर द्वारा ही बोए गए थे। तो 1930 के आसपास अगर आप देखेंगे तो एक बोडो लीडर जिनका नाम था कालीचरण ब्रह्मा, उसने साइमन कमीशन को एक मेमोरेंडम सबमिट किया। मेमोरेंडम के तहत लिखा गया था कि हमको एक सेपरेट अपना खुद का बोडो स्टेट चाहिए और हमको एक सेपरेट पॉलिटिकल या फिर राजनीतिक स्टेटस दो। हालांकि अगर मैं 1960 के आसपास आ जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ लोगों पे ध्यान दिया गया, कुछ लोगों पे ध्यान नहीं दिया गया। तो आसाम की जो जनता थी जो इस तरीके की बात कर रही थी कि हमको सेपरेट बोडो स्टेट दो, वो आधे आधे सेक्शंस में डिवाइड हो गई। तो अब आधे लोग ही ऐसे थे जो मांग रहे थे हमको एक सेपरेट बोडो नेशन, सेपरेट बोडो स्टेट चाहिए। तो इसीलिए जो मूवमेंट था ये यहाँ आके कमज़ोर पड़ गया। पर 1986 वो वर्ष है जब ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा हिंसक हो गई, यहाँ पे वायलेंस ज़्यादा हो गई। और इसी के तहत जो वहाँ की बोडो सिक्योरिटी फोर्सेस थी जो उन्होंने खुद के लिए बनाई थी,
उसने अपना नाम चेंज करके नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड रखा। ये जो चीज़ हुई ये हुई 1994 के आसपास, यानी आप देखिए 1986 से हिंसा शुरू हुई, वो इतने लंबे समय तक चली कि 1994 में जो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया और रखा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। उसने पूरा मूवमेंट टेक ओवर कर लिया और अब वो मूवमेंट को लीड करने लगी। उसने कहा हमको एक बोडोलैंड चाहिए जो कि इंडिया से सेपरेट हो। अब इस तरीके के मूवमेंट को चलता देख सरकार ने कहा कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन के तहत पहली बार क्या हुआ, आसाम गवर्नमेंट ने एक पैक्ट यहाँ पे साइन किया। उस पैक्ट के तहत यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल, यानी कहा गया आप एक काउंसिल अपनी फॉर्म करें जो खुद पूरी तरह ऑटोनॉमस है, स्वतंत्र है, वो अपने खुद के रूल्स बनाए, अपने अनुसार ये जो आपका क्षेत्र है इस पर रूल करे। लेकिन समस्या ये थी, ये बात तो आपने कर ली लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर्स ही रह गई, इसको प्रैक्टिकल आपने कभी भी अप्रोच में नहीं लाया, जिसकी वजह से जब धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी तो वापस वही वायलेंस शुरू हो गई, वही हिंसा वापस से शुरू हो गई। अब केंद्र सरकार ने सोचा कि यार ये आसाम गवर्नमेंट तो इसको निपटा नहीं पा रही, हमको ही स्टेप इन करना पड़ेगा। तो वर्ष आया 2003 जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया और सेंटर ने स्टेप इन करके एक बोडो अकॉर्ड साइन किया और इसी बोडो अकॉर्ड के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना हुई, जिसको आप हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में मेंशन्ड पाएंगे। तो यह है इसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने जो हमने उस टाइम पढ़ा था NDFB यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत बैन कर दिया है और 5 साल तक ये जो संस्था है ये बैन रहेगी क्योंकि ये लगातार हिंसक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही है। बोडो जो है वो लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है आसाम की, करीब 5 से 6% स्टेट की पॉपुलेशन वही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे आप यही जो हमने पूरी आपको चीज़ समझाई यही पूरी चीज़ आप लिखी हुई पाएंगे। बोडोज ने हिस्टोरिकली लगातार ये सेपरेटिस्ट डिमांड रखी है कि हमको एक सेपरेट बोडो नेशन चाहिए। 87 में एक ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन भी बनी थी जिसने यहाँ पे नारा दिया था डिवाइड आसाम 50-50। हालांकि ये मूवमेंट ज़्यादा नहीं चला, ये फिजल आउट हो गया। उसके अलावा बोडो अकॉर्ड साइन की गई 2003 में जो मैंने आपको बताया, जिसके तहत 6th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल मेंशन की गई थी। बोडो कम्युनिटी के बारे में हमने जो डिस्कस किया वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इस चीज़ को यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे और आपको समझानी है, बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स कैटेगराइज्ड हैं, जिसमें से एक है कोकराझार, एक है बक्सा, एक है उदयगिरी और एक है चिरांग। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के बनाते हैं बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। और ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या फिर ये अकेला बोलूँ तो ये बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है। ये देखिए इस तरीके से बड़ा वाला गोला तो है BTAD, अंदर ये 4 डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनमें करीब 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बोडो कम्युनिटी से ही है, यानी इस एरिया में इनका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, मित्र शक्ति। सबसे पहली बात किसके बीच में होती है, भारत और श्रीलंका के बीच में। कौन सा एडिशन था, ये 7वां एडिशन था। कैसी एक्सरसाइज है ये, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपको ध्यान रखना है। अभी कहाँ पे कंडक्ट की गई, तो पुणे में कंडक्ट की गई है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई 2012 से। देखिए 2012 से शुरुआत हुई, 7 साल यहाँ बीत गए, आए 2019, तो इसी वजह से 2019 वाला जो है वो 7वां एडिशन है इसका। बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी जब चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में बढ़ता जा रहा था और इंडियन ओशियन रीजन में चाइना अपना प्रभाव फैलाना चाह रहा था। तो उसके प्रभाव को टक्कर देने के लिए, उसको कम करने के लिए हमने इस एक्सरसाइज की शुरुआत की थी। उसके अलावा भारत और श्रीलंका की आर्मी जो हैं वो यूनाइटेड नेशन पीस मिशन में भी एक साथ काम करती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे सूर्य किरण एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे। कैसी एक्सरसाइज है, तो सैन्य अभ्यास है, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके बीच में होती है, भारत और नेपाल के बीच में होती है। कब होती है, एनुअली ये चीज़ कंडक्ट की जाती है और एक साल नेपाल में होती है, अगले साल इंडिया में होती है, फिर अगले साल नेपाल में होगी, फिर अगले साल इंडिया में होगी, यानी ऑल्टरनेटिव इसको कंडक्ट किया जाता है दोनों ही देशों में। इसमें कोशिश की जाती है कि हम दोनों ही देशों की आर्मीज़ को बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रदान कर सकें, कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकें और जंगल वॉरफेयर में किस तरीके से हम आपस में कोऑर्डिनेट करके बेहतर इंटर ऑपरेबिलिटी सीख सकते हैं। साथ साथ जो भी डिफ़िकल्ट टेरेन है जैसे कि माउंटेन्स एरियाज़ है, उसमें कैसे हम आतंकवादी कार्यों को, उन गतिविधियों को रोक सकते हैं। साथ में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी यहाँ पे दी जाती है और कैसे डिज़ास्टर रिलीफ में हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं।
देखिए, जो नेपाल है वो हाई डिजास्टर प्रोन जोन में है, वहाँ पे अर्थक्वेक यानी भूकंप आने की बहुत संभावना है। तो इस वजह से कई बार देखा यह गया है कि भूकंप के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं यानी जो लैंडस्लाइड है उस वजह से भी बहुत तबाही मचती है नेपाल में। तो उस केस में हमेशा भारत अपनी आर्मी को डिप्लॉय करता है और वहाँ पे जितनी सहायता हो सके वो करता है। फिर हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज इंदिरा, यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 देश इन्वॉल्व हैं, ये आपको नाम से ही पता पड़ जाएगा। इंड से तो है इंडिया और जो रा है इससे है रशिया। तो ये इंडिया और रशिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। इसमें किस पे फोकस किया जाता है? आज तक इसमें फोकस किया जाता था एयरफोर्स पे, यानी एयरफोर्स से संबंधी एक्सरसाइज हुआ करती थी और 2003 में ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी। और जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया और नेपाल, वैसे ही होता था इंडिया रशिया में। एक साल एक्सरसाइज होती थी इंडिया में, अगले साल एक्सरसाइज होगी रशिया में, फिर तीसरी बार एक्सरसाइज होगी इंडिया में, फिर चौथी बार एक्सरसाइज होगी रशिया में, यानी ऑल्टरनेट इधर फिर इधर कंडक्ट की जाएगी। लेकिन पहली बार यहाँ पे ऐसा हुआ है 2017 में, जब ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। यहाँ पे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ही सर्विसेज को आमंत्रित किया गया था और तीनों के बीच में एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन में। जो 2019 की एक्सरसाइज हुई है इसमें क्या हुआ है? काउंटर टेररिज्म पे हमने बात की है, उसके अलावा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन पे भी बात की है, जहाँ जो हमने संयुक्त राष्ट्र के मैंडेट के तहत देखा था उसी चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। इसमें हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है ये 2019 की। किसके बीच में हैंड इन हैंड है? भारत और चाइना के बीच में। इंपॉर्टेंट है, अभी इसका 8वां सेशन या फिर 8वां एडिशन कंडक्ट किया गया है। ये कैसी एक्सरसाइज है? तो आपको याद रखना है ये जो एक्सरसाइज है ये भी आर्मी या फिर मिलिट्री से रिलेटेड है। मेघालय में इस बार इसको कंडक्ट किया गया है। उसमें भी बात करें उमरोई नाम की जगह पे हुआ है। 14 दिन लंबी एक्सरसाइज थी। इसका भी बेसिकली ऑब्जेक्टिव वही था, काउंटर टेररिज्म, यानी टेररिज्म को कैसे रोका जा सके सेमी अर्बन टेरेन में, कुछ ऐसे टेरेन में जो ना तो पूरा अर्बनाइज्ड है ना पूरा रूरल है, बीच का जो टेरेन है। ऐसा देखा गया है कि ऐसे एरियाज में ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। तो कैसे ऐसे एरियाज में ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके, इसके ऊपर हमने हैंड इन हैंड एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट की है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि डीआरडीओ ने अभी 2 सक्सेसफुल टेस्ट कैरी आउट किए हैं ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। एक लैंड प्लेटफॉर्म से किया है और दूसरा हवा में से किया है। ब्रह्मोस क्या है? क्रूज मिसाइल है एक। इसका मतलब है इसको आप एक प्री डिटरमाइंड लैंड और सी बेस्ड टारगेट की तरफ गाइड कर सकते हैं। ये अपने आप जाएगी और उस एरिया में हिट करके वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर देगी। इसकी कैपेबिलिटी है कि ये स्पीड 2.8 टाइम्स ज़्यादा अचीव कर सकती है दैन द स्पीड ऑफ साउंड, यानी मैक 2.8 करीब तक की स्पीड ये अचीव कर सकती है। इसीलिए क्योंकि ये साउंड की स्पीड से तेज़ चलती है, इसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। तो अगर इस टर्म को मैं ब्रेक करूं तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्रूज का तात्पर्य मैंने बोल दिया आपको कि मान लीजिए कोई एक ये एरिया है और मेरी यहाँ पे मान लेते हैं मिसाइल रखी हुई है। तो इस मिसाइल को मैं पहले से ही गाइड कर सकता हूँ कि भाई इस वाले एरिया को जाके फोड़ के आना है। तो आप जैसी चीज़ें उसमें सेट कर देंगे उस हिसाब से उड़ती रहेगी। मेजर पोर्शन ऑफ द टाइम वो उड़ती रहेगी और जब इसको हिट करने की बारी आएगी तो वो सीधे जाके इस पर हिट कर देगी। यानी आप पहले से वहाँ पे टारगेट्स को फिक्स कर सकते हैं और वो उसी टारगेट को हिट करके आ जाएगी। सुपरसोनिक यानी कि साउंड की स्पीड से तेज़। तो उसमें मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 2.8 मैक तक की स्पीड अचीव कर सकती है। यहाँ पे हम मानते हैं कि साउंड की स्पीड अगर 1 मैक है तो उससे 2.8 टाइम से ज़्यादा स्पीड अटेन कर सकती है। इसी वजह से सुपरसोनिक कहते हैं। क्रूज क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। ये बेसिकली जो नाम पड़ा है ये 2 नदियों के नाम पे रखा गया है। शुरुआत का BRAH यानी ब्रह, तो ये ब्रह्मपुत्रा के नाम पे रखा गया है। और जो बाद का मॉस है तो एक मॉस्कोवा रिवर है उसके नाम पे रखा गया है। जो मॉस्कोवा रिवर है वो है रशिया में और ब्रह्मपुत्रा आपको मालूम है भारत में है। तो इसीलिए जो मिसाइल है ये एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। ब्रह्मोस एरोस्पेस इसको प्रोड्यूस करता है। ये जहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो भी एक जॉइंट वेंचर की तरह या जॉइंट कंपनी की तरह हमारे सामने उभर के आती है। DRDO और एक रशिया की कंपनी है, आप यहाँ पे नाम पढ़ पा रहे हैं। तो इन दोनों के जॉइंट वेंचर से हम लोग ब्रह्मोस प्रोड्यूस करते हैं। ब्रह्मोस नाम भी रखा गया है 2 नदियों के नाम पे, एक रशिया की है जो मॉस्कोवा है और एक ब्रह्मपुत्रा है जो वो इंडिया की है। 1998 से ये मिसाइल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये लैंड टू लैंड मिसाइल है, सबमरीन फायर्ड है और अब इसका एक एयर फायर्ड वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है। यानी कि आप हवा से भी इस मिसाइल को चला पाएंगे। आप देखिए ज़मीन से चला सकते हैं ऑलरेडी, एक आप सबमरीन से भी चला सकते हैं।
लेकिन अब तीसरा वेरिएंट इसमें हवा से भी चला पाएंगे। जो नया वाला वर्जन है जो हवा में रहेगा, उसको कोशिश की जा रही है कि 5 मैक की ऊपर की स्पीड से निकाला जाए। जो भी 5 मैक के ऊपर की स्पीड से चलते हैं उनको कहा जाता है हाइपरसोनिक। तो यानी देखिए आप, सुपरसोनिक जो है वो चलती है करीब 2.8 के आसपास। अब जो इसके भी ऊपर आप चलाएंगे 5 मैक की स्पीड से, वो आप कहेंगे हाइपरसोनिक, यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा तेज़ ये मिसाइल चल पाएगी। फिलहाल में इसी के जो एयर वाला वर्जन है उसका टेस्ट किया गया सुखोई 30 MKI के ऊपर। अब यहाँ पे दो बातें आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। क्रूज मिसाइल क्या होता है और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। क्रूज मिसाइल मैंने जैसे बताया आपको, मान लीजिए ये हमारी क्रूज मिसाइल लगी है, ये टारगेट पे आपको हिट करना है, तो ये मिसाइल जाएगी, इस तरीके से उड़ेगी और जाके इस टारगेट पे हिट कर देगी। ज़्यादातर टाइम जो है ये अपना एयर में ही रहते हैं या फिर ये फ्लाइट में रहते हैं, जहाँ इसको हिट करना होता है वहाँ नीचे आके हिट कर देगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ बैलिस्टिक मिसाइल की, तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसका इस तरीके का कर्व होता है, यानी उल्टा यू, या फिर अगर इंग्लिश में बोले तो पैराबोलिक कर्व होता है। अगर यहाँ पे कोई टारगेट है जिसको हिट करना है और आपने यहाँ से मिसाइल चलाई है, तो ये इस तरीके से ऊपर जाएगी और इस तरीके से एक उल्टा यू बना के यहाँ पे हिट करेगी। तो यही फ़र्क होता है। जो क्रूज मिसाइल है वो ज़्यादातर सीधा चलती हैं ऐसे, और जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो इस तरीके पैराबोलिक पाथ अपनाती है। अब हम चलते हैं एक अगले यहाँ पे टॉपिक पे, डॉल्फिन्स नोज़। क्या है ये? एक जॉइंट ऑपरेशन है जिसके तहत हमने एक जासूसी के रैकेट को क्रैकडाउन कर दिया है। किसका है जॉइंट ऑपरेशन? आंध्र प्रदेश स्टेट नेवल और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने डॉल्फिन्स नोज नामक प्रोजेक्ट के तहत एक एस्पियोनेज प्रोजेक्ट को क्रैकडाउन कर दिया है, जिसमें कुछ नेवी के लोग इन्वॉल्व थे और हवाला ऑपरेटर्स इन्वॉल्व थे। और ऐसा पाया गया है कि उनके लिंक्स ISI से हैं, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। जो ये 7 लोग शामिल बताए जा रहे हैं, इसमें से 2 तो ईस्टर्न नेवल कमांड से थे और बाकी 5 वेस्टर्न नेवल कमांड से थे। जो ईस्टर्न नेवल कमांड है इसका हेडक्वार्टर्स पड़ता है विशाखापट्टनम में, और ये जो है ग्रो करा है जैसे जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वहाँ पे ग्रो करी है, या फिर शिप बिल्डिंग सेंटर के तौर पे जब ये विशाखापट्टनम ग्रो करा है, उसके साथ साथ ही ईस्टर्न नेवल कमांड भी ग्रो करा है। और यहीं पे अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा जो ईस्टर्न नेवल कमांड है ये स्ट्रैटेजिक नेवल ऑल्टरनेटिव ऑपरेशन बेस है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। अगर हमारा प्राइमरी जो ऑपरेशन का बेस है वो नहीं चल रहा, तो फिर ये हमारा उसके जगह पर ऑल्टरनेटिव ऑपरेशन बेस है, जो कि विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो ऑल्टरनेटिव बेस है और जो अरिहंत प्रोजेक्ट है, इसको टॉप सीक्रेट स्ट्रैटेजिक वेपन्स प्रोजेक्ट के तहत लिस्ट किया गया है, और ये डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल आता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के। अब आप सोचें ये यहाँ पे इतना ज़्यादा सीक्रेट, इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का है देश के लिए, लेकिन वहीं पे ईस्टर्न नेवल कमांड से 2 लोग इस ऑपरेशन के तहत पकड़े गए हैं, जिनका बताया जा रहा है कि उनके ISI पाकिस्तान से संबंध है और भारत की खुफिया जानकारी, स्ट्रैटेजिक जानकारी वो पाकिस्तान के पास पहुंचा रहे थे। इसमें आपको याद ये रखना है कौन कौन इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है और किसके लिए है। तो एस्पियोनेज रैकेट को क्रैकडाउन किया कौन कौन है? आंध्र प्रदेश सरकार है, नेवल फोर्सेज हमारी और सेंट्रल इंटेलिजेंस फोर्सेज हमारी। आंध्र प्रदेश क्यों? क्योंकि ये देखिए विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का है, तो इसीलिए उस राज्य का कोऑपरेशन लेना तो बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग पिनाका मिसाइल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अभी इसको फिलहाल में सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया गया है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, यानी भारत के अंदर ही हमने बनाया है। ये आप मैप में इमेज में देख पा रहे होंगे, ट्रक के पीछे ये जो मिसाइल जा रही हैं, ये पूरा सिस्टम को हम कहते हैं पिनाका मिसाइल सिस्टम। किसने डेवलप किया? DRDO ने। मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ये, देख रहे हैं आप एक साथ इसमें कितने सारे रॉकेट्स पीछे लगे हुए थे, और इसकी जो रेंज है वो बियॉन्ड 30 किलोमीटर्स है, जिसकी वजह से ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा हमारी आर्मी के लिए, और साथ साथ ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हिट मार पाएगा, यानी अगर इसको हिट करना है तो इसी को हिट करेगा, इधर उधर से नहीं निकलेगा। क्योंकि ये जो है वेपन सिस्टम गाइडेड वेपन सिस्टम के अंतर्गत आता है, यानी आप शुरुआत से इसको बता देते हैं कि भाई यहाँ पे टारगेट रखा है, उसको जाके आपको मारना है, यानी आप इसमें फीड कर देते हैं तो ये जाएगा और सीधे इसको ही मारेगा। ये कहते हैं प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, और ये कैसे चलती है? अगर आप इसमें शुरुआत में गाइडेंस फीड कर देते हैं तो। साथ में इसमें एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है और कंट्रोल सिस्टम लगा है। ये पूरे सिस्टम को माउंट किया गया है टाटा ट्रक पे, और जो टाटा ट्रक पे इसको लगाया गया है इस वजह से इसकी गतिशीलता और ज़्यादा बेहतर हो गई है, जिससे रेंज बढ़ने के साथ इसकी लक्ष्य को भेदने की क्षमता भी बढ़ गई है। यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम के लिए किसका सहारा लिया जा रहा है? तो जो हमारा IRNSS सिस्टम है, जिसे हम नाविक भी कहते हैं,
उसका यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे ब्लू वाटर फोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। 4 दिसंबर को, जो कि नेवी डे के तौर पे मनाया जाता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नेवी जो कि हमारी है उसको फॉर्मिडेबल ब्लू वाटर फोर्स के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। अब ये ब्लू वाटर नेवी क्या होती है? ये एक ऐसी नेवी है जो अपने क्षेत्र से बढ़कर आगे तक सभी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। यानी अगर समझिए ये हमारी नेवी है और ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं, तो अगर हमारी ब्लू वाटर फोर्स है तो इसका तात्पर्य है इस पूरे एरिया से बाहर जाके भी ये सभी प्रोजेक्ट यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। इतनी क्षमता है हमारी नेवी के पास। यानी कि अगर आसान भाषा में कहूँ तो नेवी जा सकती है यहाँ पे वास्ट डीप ओशंस में और वहाँ जाके भी ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है। उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं है अपने खुद के टेरिटोरियल वाटर्स में अपना स्टॉक को रिफ्यूल करने के लिए। ये एक बार जाएगी यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट करके वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि गई फिर बीच में इसके पेट्रोल ख़त्म हो गया या फिर इसमें जो भी फ्यूल पड़ता है वो ख़त्म हो गया या कोई और स्टॉक ख़त्म हो गया तो ये वापस मुड़ के आ गई। ऐसा नहीं है। अगर इसको ब्लू वाटर फोर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया हुआ है, यानी इसकी इतनी क्षमता है कि जाएगी, काम ख़त्म करने के बाद ही वापस आएगी, उस बीच में वापस नहीं आएगी अपना स्टॉक भरने के लिए या फिर रिफ्यूल होने के लिए। तो इसी से हमको ये समझ में आता है जो ये ब्लू वाटर नेवीज़ हैं ये सबसे पावरफुल नेशंस की निशानी है। और एक हालांकि कोई ऐसी डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है अगर आपके पास एक या उससे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है तो आप शायद ब्लू वाटर नेवी के अंदर कैटेगराइज किए जा सकते हैं। नेवीज़ को उनके कलर्स के टर्म में क्लासिफाई किया जाता है। जो नेवी अपनी शोर लाइन के आसपास ही ये ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है, समझ लीजिए ये जो है हमारी ये तट की रेखा है, इसके अगर आसपास ही यहाँ जहाँ मैं डॉट बना रहा हूँ यहाँ ये हमारी नेवी ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है। इसके बाहर अगर वो जाएगी तो उसको वापस आना पड़ेगा फ्यूल भरवाने के लिए। अगर नेवी ऐसी है तो उसको कहा जाता है ब्राउन वाटर फोर्स। इसके अलावा अगर इससे थोड़ा और बाहर जा सकती है नेवी लेकिन अपने ही टेरिटोरियल एरिया में रहे तो उसको कहा जाता है ग्रीन वाटर फोर्स। और अगर नेवी के पास इतनी क्षमता है कि वो अपने टेरिटोरियल वाटर से बाहर जा सकती है, कहीं और ऑपरेशन कंडक्ट करके बिना वापस आए, बिना फ्यूल भरवाने के लिए या स्टॉक भरने के लिए, काम खत्म होने के बाद ही वापस आएगी, तो ऐसी नेवी को कहा जाता है ब्लू वाटर फोर्स। तो हमारी जो राजनाथ सिंह ने नेवी को संबोधित किया है उसको ब्लू वाटर फोर्स कह के ही संबोधित किया है। अब हम चलते हैं एक बग पे। इसका नाम है स्टैंड हॉग बग। फिलहाल हुआ क्या है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को वार्निंग दी है क्योंकि एक नया टाइप का बग ओरिजिनेट हुआ है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जिसका नाम है स्टैंड हॉग। ये क्या है? मैलवेयर है ये क्या करता है, ये कई बार आपके एंड्रॉयड सिस्टम में चला जाएगा और या तो आपका डेटा जो है उसको पूरा करप्ट कर देगा या उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। यानी आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इधर उधर लोगों के पास ये पहुंचा देगा। तो इन दोनों में से एक कार्य होता है मैलवेयर का। जनरली ये डेटा को करप्ट करता है। उसके अलावा अगर इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया हो तो ये कन्वर्सेशन सुन सकता है, आपकी फ़ोटो आपके निकाल सकता है, सारे मैसेजेस पढ़ सकता है, कॉल देख सकता है, कन्वर्सेशन पढ़ सकता है और इनफैक्ट अगर आपके कोई पासवर्ड्स हैं किसी अकाउंट के तो वो भी इसके पास पहुंच जाते हैं। तो ये आपके डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो स्टैंड हॉग जो बग है ये अभी एंड्रॉयड फ़ोन को टारगेट कर रहा है। इसी वजह से होम मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को चेतावनी दी है कि आप इससे बच के रहें। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसमें हम लोग सर्वत्र कवच के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे हल्की और सबसे सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट है। दो इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं। एक तो बहुत हल्की है। जनरली होता क्या है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है बहुत भारी होती हैं। जो व्यक्ति उसको पहनता है बहुत जल्दी वो थकान महसूस करने लगता है क्योंकि इतनी भारी जैकेट उसने पहन रखी है। उसके अलावा जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती हैं वो काफ़ी महंगी भी आती हैं। ये जो है ये सबसे सस्ती बनाई गई और सबसे हल्की है। इसको बनाया गया है मेजर अनूप मिश्रा द्वारा, जिनको इस खोज के लिए आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड के तहत नवाजा गया है। सर्वत्र कवच जो है एक बुलेट प्रूफ जैकेट है और किसी भी प्रकार के इंक्लूडिंग द स्नाइपर राइफल्स ऑल्सो, यानी मेजॉरिटी ऑफ द एम्यूनेशन के खिलाफ ये आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। इसको सर्वत्र कवच इसलिए कहा गया है क्योंकि ये गले से लेकर एंकल तक यानी पूरे शरीर को, आपके गर्दन से लेकर टखने तक ये आपको बचाएगी किसी भी तरीके की बुलेट से। स्पेशली इसमें स्नाइपर राइफल के खिलाफ भी प्रोटेक्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। ये प्रोजेक्ट 2017 जून में सैंक्शन किया गया था। शुरुआत में सॉफ्ट बॉडी आर्मर सूट को बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में इसको रिवाइज कर दिया गया और लेवल 4 हार्ड आर्मर पैनल इंसर्ट करने को कहा गया जिससे कि ज़्यादातर गोलियों के खिलाफ बचाव हो सके।
अभी जो आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो है इसको सेटअप किया गया था, जिससे इंडस्ट्री और अकेडमिया दोनों साथ मिलकर इंडिजिनस सोल्यूशन डेवलप कर सके आर्मी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक मेजर डिस्कवरी है, इसीलिए इसके आने की बहुत संभावना है आपके एग्जाम में, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अब हम चलते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक पे, सारस MK2। ये क्या है? ये एक एयरक्राफ्ट है, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये। दूसरी बात, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, यानी भारत में ही डेवलप किया गया है। किसने किया है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने इसको डेवलप किया है। 19 सीटर है ये। इसको 50 करोड़ की टारगेट कॉस्ट के साथ डेवलप किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली जो भी एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की फंडिंग लगती है, ये फंडिंग उससे 20 से 25% तक कम है। ये जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है, ये सारस MK2 को सरकार के उड़ान स्कीम यानी उड़े देश के आम नागरिक के स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस पर्टिकुलर जहाज़ को ऑपरेट करने के लिए जोर दे रही है, क्योंकि इसके पास ये क्षमता है कि ये इल इक्विप्ड, सेमी प्रिपेयर्ड या फिर अनपेव्ड एयर स्ट्रिप्स पे भी उतर सकता है, वहाँ पे भी ऑपरेट कर सकता है। यानी उड़ान के तहत हम लोग रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्लाइट के उतरने के लिए सही या तो एयर स्ट्रिप नहीं होती या फिर वो सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप नहीं होता। तो ये जो सारस MK2 है, इसको पहले ही इस तरीके का बनाया गया है कि इस तरीके की जगह में भी आराम से उतर पाएगा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को फिलहाल में इनॉग्रेट किया गया है। ये क्या है? ये एक 7 प्रोंज सिस्टम है, जिसमें अलग अलग चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। यहाँ पे अगर आपके खिलाफ कोई साइबर क्राइम कमिट किया गया हो, मान लीजिए आपका कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने चुरा ली, फिर आपसे उसके फिरौती मांग रहा है, इस तरीके का कोई भी साइबर क्राइम अगर आपके अगेंस्ट कमिट किया गया हो तो यहाँ पे आप उसको रिपोर्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा एनालिसिस ऑफ थ्रेट, ये थ्रेट्स को एनालाइज कर सकता है कि आने वाले समय में किस तरीके का साइबर क्राइम उत्पन्न होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन, क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर साइबर क्राइम मैनेजमेंट। एक इकोसिस्टम को क्रिएट करता है जिसके तहत हम लोग साइबर क्राइम्स को मैनेज कर पाएँ। उसके अलावा अ जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए, यानी एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ये, जिससे कि जो भी लॉ एनफोर्स करने की एजेंसीज़ हैं उनको मदद की जा सके साइबर क्राइम से लड़ने में। इसको न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये जो योजना है ये संपूर्ण भारत में लागू की जाएगी। I4C की स्थापना जो है, इसको साइबर अपराधों से निपटने के लिए अक्टूबर 2018 में मंजूरी दे दी गई थी। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज़ के बारे में, या फिर युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के बारे में। 5 डिफेंस लेबोरेटरीज़ जो कि 35 डायरेक्टर्स के अंदर हैं और यंग मिलिट्री साइंटिस्ट के अंदर हैं, वो फॉर्मली लॉन्च की गई है सरकार द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग वॉर से संबंधित टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सकें, उस फील्ड में रिसर्च कर सकें, जिससे कि आने वाले समय में अगर कभी भी कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो हम तैयार रहेंगे। ये DRDO के अंडर फंक्शन करेगा। जो लैब्स ऑपरेट कर रहे हैं वो कुछ एरियाज़ में हैं, जैसे कि बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। यहाँ पे फोकस किया जाएगा नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के पीछे। यहाँ पे कोई भी फंड कंस्ट्रेंट हम लोग रहने नहीं देंगे। नए लैब में नए लीडर्स के लिए जितना होगा, जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स होंगी, तो उनको पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स मिली हुई हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स को हैं एग्जिस्टिंग डिफेंस लैब्स में। आपको याद ये रखना है कि इसमें युवा वर्ड जो है वो है अंडर 35 डायरेक्टर्स के लिए, यानी 35 साल से कम की उम्र के वैज्ञानिकों के लिए ही खुली है ये। तो ये चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा यंग मिलिट्री साइंटिस्ट जो हैं उनको भी यहाँ मौका दिया जाएगा, पर 35 साल का यहाँ पे एक अपर लिमिट रखी गई है, उससे नीचे ही होना चाहिए साइंटिस्ट को। इसी वजह से इसको कहा गया है DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला। और ऐसा नहीं है कि ये युवा प्रयोगशाला है तो इसको पैसे कम दिए जाएं या पावर कम दी जाए। यहाँ पे हमने देख लिया, इसको उतनी ही पावर, उतने ही पैसे, उतनी ही एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स दी जाएंगी जितनी एग्जिस्टिंग डिफेंस लैब्स को दी गई हैं। बस बात यह है कि ये यूथ फोकस्ड होगी, इसमें 35 साल से कम के साइंटिस्ट को हम लोग एम्प्लॉय करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स के बारे में पढ़ेंगे। एनी बेसेंट और अमृत कौर, दोनों को कमीशन किया गया है। बेसिकली ये दोनों विमेन फ्रीडम फाइटर्स थी, आप लोगों को पता है। अब जो एनी बेसेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, उसको चेन्नई में कमीशन किया गया है, और जो ICGS यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अमृत कौर है, उसको हल्दिया में कमीशन किया गया है। ये शिप नेविगेशनल इक्विपमेंट से लेस होंगी, टेक्नोलॉजी इनमें उच्चतम दर्जे की है।
इसमें बोफोर्स गन होंगी 40 से 60। उसके अलावा रिमोट कंट्रोल गन्स भी यहाँ पे मौजूद है, जिससे कि इनकी लड़ने की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ चुकी है। एनी बेसेंट के बारे में हम जानते ही हैं। यहाँ पे हम राजकुमारी अमृत कौर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन्होंने को फाउंड की थी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कजन्स के साथ 1927 में। उसके अलावा ये मेंबर रही हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी, और साथ में ये मेंबर रही हैं सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमिटी ऑन माइनॉरिटीज़ की भी। बाद में ये इंडिपेंडेंट इंडिया की यानी स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में। एनी बेसेंट आप एक बार हिस्ट्री की बुक से और देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि इन दोनों लीडर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे टाइगर शार्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है ये? एयरफोर्स ने एक 222 लोगों का स्क्वाड्रन कमीशन किया है। उस स्क्वाड्रन को बोला गया है टाइगर शार्क। कहाँ पे? अपने थंजावुर बेस के लिए तमिलनाडु। इसी से क्वेश्चन आने की संभावना है अगर इस टॉपिक से आएगा तो, कि किसने किया है, उसके अलावा कहाँ पे किया है, कितने स्क्वाड्रन्स है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये लोग सुखोई 30 उड़ाएंगे और उसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लगी होगी। तो ये इसके और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये कर क्यों रहे हैं? जिससे चाइना जो है वो उसका जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वो लगातार इंडियन ओशन रीजन में कब्जा करने की सोच रहा है, अपना इन्फ्लुएंस जमाने की सोच रहा है, उसको हम लोग कम कर सकें। ये सुखोई फाइटर जेट की पहली स्क्वाड्रन है जो भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, और साथ साथ दक्षिण भारत का भी ये पहला स्क्वाड्रन रहेगा। यहाँ पे आपको याद रखना है, चौथी पीढ़ी के यानी फोर्थ जनरेशन के सुखोई विमान को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये विमान की खुद की रेंज 12,000 किलोमीटर है, और इसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल लगा है उसकी 300 किलोमीटर अतिरिक्त रेंज है। इससे भारत जो है वो दुश्मन देश के समुद्री हिस्से के अंदर घुस के हमला कर सकता है। तो ये अपने पास एडिशनल कैपेसिटी आ गई है। फिर हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है संप्रीति। वही कुछ चीज़ें किसके बीच में होती है, तो आपको याद रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। किससे संबंधित है? तो मिलिट्री से संबंधित एक्सरसाइज है। कैसे होस्ट की जाती है? तो जैसे अभी तक हम देख रहे थे वैसे ही पहला साल अगर बांग्लादेश में हुआ तो दूसरा साल इंडिया में होगा, तीसरा साल फिर बांग्लादेश में होगा, चौथा साल फिर इंडिया में होगा। यानी दोनों ही देश ऑल्टरनेटिवली इस चीज़ को होस्ट करेंगे। उसके बाद जो अभी कंडक्ट किया गया उमरोई मेघालय में, वो 9th एडिशन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर सीरीज से आपको हेल्प हो रही होगी और कॉन्सेप्ट समझने में कुछ आसानी हो रही होगी। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।